हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नियंत्रण और समन्वय का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर भी है क्लास 10th का, क्लास 10th बायो का ये चैप्टर है। एनसीईआरटी किताब के अंदर आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 7 है और बायो का ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर बोल सकते हो जंतु हार्मोन, एनिमल हार्मोन और तीसरा प्लांट हार्मोन, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने होते हैं। ये हार्मोन और तंत्रिका तंत्र ही होते हैं जो नियंत्रण और समन्वय बना के रखते हैं। प्लांट्स के अंदर तो ये होते नहीं हैं, न्यूरॉन्स तो होते नहीं हैं, तो वहाँ समन्वय स्थापित होता है किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। तो प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जंतुओं में उसके बारे में देखेंगे और तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। मतलब इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ने होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग तो सवाल करेंगे जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्पलर जो एमसीक्यू है उसे हम लोग करने जा रहे हैं आपके इस एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। तो ये हमारा अध्याय 7 क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अंदर अध्याय 7 है। लेकिन बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है। पहला हम लोगों ने देखा था जैव प्रक्रम, ये हमारा दूसरा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। तो पहला प्रश्न है ग्राही अंग। ग्राही अंग का मतलब होता है रिसेप्टर्स। ग्राही अंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रसग्राही अंग का मतलब होता है गस्टेटरी रिसेप्टर जो हमारे जीव में है। ये स्वाद का पता लगाते हैं, तो सही बात है, जीव स्वाद का पता लगाते हैं क्योंकि हमारे जीव में क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, रसग्राही अंग है। उसके बाद जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का, हमारे नाक में है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि घ्राणग्राही अंग, इसलिए हम गंध का पता लगा पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा पहला नंबर वाला ये सही है। रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं, गलत हो जाएगा। श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। तो श्रवण जो है यानी कि ऑडिटरी रिसेप्टर, ये साउंड को सेंस करते हैं, है ना, साउंड को सेंस करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, है ना। श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं है जो स्वाद का पता लगाए। घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, गलत हो जाएगा। तो ए जो है हमारा सही है, ए हमारा सही है। ये रसग्राही जो है ये हमारे जीभ में है, जो घ्राणग्राही है ये हमारे नाक में है। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? ये जो द्रुमिका है यानी कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, यही है जो सूचना को पहले रिसीव करने का काम करते हैं। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सूचना को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जब ये सूचना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस समय रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसी डेंड्राइट में रासायनिक अभिक्रिया होती है और वहाँ से एक विद्युत संकेत बोल दो या फिर विद्युत आवेग ये उत्पन्न होता है। देखो, पहले सूचना को एकत्रित किया गया डेंड्राइट्स के द्वारा, उसके बाद एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ये विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत आवेग जो है इस डेंड्राइट से होते हुए, इस कोशिका काय से होते हुए, ये एक्सॉन से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है? ये विद्युत आवेग या फिर विद्युत संकेत कहाँ पहुँच जाता है? ये तंत्रिका का अंतिम सिरा यानी कि एक्सॉन टर्मिनल, तंत्रिकाक्ष सिरा भी बोल सकते हो, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल यहां पे पहुंच जाता है। तो यहां पर देखो स्टार्ट किया है कोशिका काय से, ये गलत हो जाएगा। यहां स्टार्ट किया है एक्सॉन छोर से, तो गलत हो जाएगा। डेंड्राइट के बाद देखो यहाँ एक्सॉन लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। जबकि डेंड्राइट के बाद कोशिका काय, उसके बाद एक्सॉन, उसके बाद एक्सॉन छोर यानी कि ये एक्सॉन टर्मिनल। तो सी हमारा राइट आंसर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो सूचना जो है सबसे पहले किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? डेंड्राइट्स के द्वारा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है डेंड्राइट्स में, उसके बाद विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। वो विद्युत आवेग जो है इस कोशिका काय से होते हुए, इस एक्सॉन से होते हुए यानी कि तंत्रिकाक्ष से होते हुए, ये एक्सॉन छोड़ यानी कि एक्सॉन टर्मिनल तक ये जो विद्युत आवेग है या फिर विद्युत संकेत है ये पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है जानते हो आप? इसके बाद ये होता है कि ये जो विद्युत संकेत था या विद्युत आवेग था, ये कुछ रसायन का निर्माण करवाता है। यहीं पर इस एक्सॉन टर्मिनल में कुछ रसायन का निर्माण करवाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है।
न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि ये जो गैप होता है यहाँ पर, ये जो गैप होता है, इस गैप को पार करके इस दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँचता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगा जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि ये जो केमिकल यहाँ पहुँचा वो केमिकल सिग्नल है। वो सिग्नल जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वापस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि विद्युत आवेग जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ से विद्युत संकेत जो है यहाँ तक चल करके आया, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ रसायन का स्राव हुआ। ये रसायन जो है, ये जो गैप होता है बीच में दो न्यूरॉन के बीच में, इसको पार किया और इस वाले डेंड्राइट के पास आया। जैसे इस वाले डेंड्राइट के पास आया, फिर से वही कहानी, रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। फिर से ये विद्युत आवेग ऐसे 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 चल करके दूसरे न्यूरॉन के इस वाले टर्मिनल के पास आएगा। फिर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा, फिर वो गैप को पार करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास पहुँचेगा, वहाँ पर वापस से विद्युत आवेग उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सिग्नल है न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, यानी कि संप्रेषण होता है। तो सिनेप्स पर यानी कि साइनेप्स पर, साइनेप्स कहाँ है, दो न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। कैसे होता है, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, ये गलत हो जाएगा। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से यानी कि यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, ये गलत हो जाएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये गलत है। एक्सॉन से उसी न्यूरॉन के कोशिका काय तक गलत हो जाएगा। कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक गलत हो जाएगा। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से, हमसे क्या पूछा है, साइनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। ये जो हमारा साइनेप्स है, यहाँ पर जो केमिकल सिग्नल है, यहाँ से यहाँ चल करके आया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया केमिकल सिग्नल में। अब ये केमिकल सिग्नल जो है ये वापस से इस डेंड्राइट के पास जाएगा और वापस से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये जो केमिकल सिग्नल है, इसका ट्रांसमिशन जो है साइनेप्स पर कैसे हुआ, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से, एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। तो ये हमारा सही है, जो डी ऑप्शन है हमारा, ये सही है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, जस्ट यही चीज मैंने आपसे कहा, ये बदलता है एक्सॉन छोर पर। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है, प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। तो डायग्राम वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा हुआ था, है ना, कि जैसे आपका हाथ है, ये किसी गर्म चीज से टच हो जाता है, आपको पता नहीं चला और अचानक से गर्म चीज से टच हो गया और आप झटके से हाथ हटा लेते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हाथ जो है गर्म चीज से टच हुआ तो हमारे स्किन में होते हैं रिसेप्टर्स, यानी कि वही ग्राही होते हैं जो इस चीज़ को रिसीव करते हैं, इस दर्द को रिसीव करते हैं। वहाँ से ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल संवेदी तंत्रिका के द्वारा पहुँचती है मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु जो है एक मैसेज भेजता है, एक सिग्नल भेजता है कि हाथ को हटाना है। किसके पास भेजता है, जो हाथ की पेशी है उसके पास भेजता है। किसके द्वारा भेजता है, तो ये प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, है ना। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनता है। तो सबसे पहले कौन, ग्राही अंग, सबसे पहले कौन, ग्राही अंग जो हमारे त्वचा में है, जो इस ऊष्मा को फील किया, इस दर्द को फील किया। तो सबसे पहले ग्राही अंग, तो सारे में ग्राही अंग है। उसके बाद ये संवेदी तंत्रिका, संवेदी न्यूरॉन। उसके बाद ये मैसेज पहुंचा मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु है। उसके बाद इसने एक मैसेज भेजा कि हाथ को हटाना है। कौन लेकर के मैसेज आएगा या सिग्नल, प्रेरक न्यूरॉन। और उसके बाद ये मैसेज पहुंचा कहाँ पे, भुजा में पेशी के पास। उसके बाद हाथ को हटा लिया जाएगा। तो ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क जो है मिल करके बनाते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप हम लोगों ने जस्ट देखा अभी, ये सोच समझ कर नहीं करते, ये अचानक से हो जाता है। तो वातावरण में किसी चीज के प्रति जब हम अचानक से एक्शन लेते हैं, वातावरण में किसी
चीज के प्रति जब हम अचानक से एक्शन लेते हैं बिना सोचे समझे, उसी को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उस एक्शन को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ती चाप लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रतिवर्ती क्रिया भी आप बोल सकते हो। संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। क्या ये सही है? हम लोगों ने जस्ट देखा संवेदी न्यूरॉन जो है ये संकेत को ग्राही से, रिसेप्टर से लेकर के जाते हैं मेरुरज्जु तक, तो ये गलत हो जाएगा। प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक लेकर जाते हैं, नहीं, ये तो संवेदी न्यूरॉन लेकर के जाते हैं। किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये सही है, 1 और 4 सही है, सी हमारा राइट ऑप्शन। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क है, गलत हो जाएगा। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क अगर विकल्प में ना हो तो देखना प्रमस्तिष्क होगा, सेरिब्रम होगा। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के जो केंद्र होते हैं सबके लिए अलग अलग, ये हमारे फोर ब्रेन में होते हैं, अग्र मस्तिष्क में होते हैं। लार श्रवण यानी कि सलाइवा का सिक्रेट होना, स्वाद, वमन यानी कि उल्टी, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होता है। ये सारे जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं यानी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे मर्जी से वो नहीं होता, तो ये सारे जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये हमारे हाइंड ब्रेन का जो एक पार्ट है मेडुला। देखो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो इनमें जो मेडुला है ये इन सभी को कंट्रोल करते हैं, तो ये सही है, 3 नंबर सही है हमारा। अनुमस्तिष्क शरीर का भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता। भंगिका और संतुलन यानी कि पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल नहीं करता। मतलब हम 2 पैरों पर चल पाते हैं, हम 2 पैरों पर चल पाते हैं, 2 पहिया वाहन को चला पाते हैं, कोई भी पोस्चर जो होता है हम उस पोस्चर में अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है? अनुमस्तिष्क का। यहाँ लिखा है अनुमस्तिष्क नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा, सी हमारा सही आंसर है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये तीनों ही जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों जो है हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। मेरुरज्जु निकलती है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तो यहाँ देखो जो मेरुरज्जु है ये मेडुला से निकलती है, मेडुला से कनेक्ट होती है ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, तो मेडुला से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रारोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। प्रारोह यानी कि शूट। प्लांट के अंदर 2 हिस्से होते हैं, जमीन से ऊपर शूट, जमीन के नीचे रूट। तो ये जो शूट है, ये जो प्रारोह है, ये देखो ये प्रकाश की ओर गति कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। और जो जड़ है, इस वाले पिक्चर में देखो जो जड़ है वो नीचे जमीन की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ, तो इसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। अगर जल के दिशा में गति करे तो उसे हम जल अनुवर्तन बोलते हैं, और अगर किसी रसायन के प्रति वृद्धि करे रसो अनुवर्तन कहते हैं, यानी कि कीमोट्रॉपिज्म। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है। एब्सिसिक अम्ल जिसे हम लोग तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्या करते हैं ये? कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना, ये काम जो है ऑक्सीन हार्मोन का है। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, ये काम जो है साइटोकाइनिन का है, साइटोकाइनिन। वृद्धि को संदमित करना यानी कि ग्रोथ को रोकना, तो ये एब्सिसिक एसिड का काम है, तो सी हमारा राइट आंसर। तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, देखो ऑक्सीन हार्मोन भी करता है और जिबरलिन भी करता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जिबरलिन के साथ जाएंगे। क्लास 10th में जिबरलिन के बारे में कहा गया है कि तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है जिबरलिन, लेकिन रोल जो है दोनों का होता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे जिबरलिन के साथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? पौधे की वृद्धि से नहीं है तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, यानी जो बीज है उसको अंकुरित होने से रोकता है। ये जो एब्सिसिक अम्ल है इसे हम लोग तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। पौधे जो है प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, इसके पीछे ऑक्सीन हार्मोन का रोल होता है। हमने देखा तने
की लंबाई में वृद्धि करवाता है जिबरेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका में विभाजन करवाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन की जो मात्रा है वहाँ पर अधिक होती है जहाँ पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है। जहाँ पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है जैसे कि सीड है ना, जैसे कि सीड है और यंग फ्रूट है, यंग फ्रूट। इन दोनों स्थानों पर क्या होता है कि साइटोकाइनिन का मात्रा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन काफ़ी तेजी के साथ हो रहा होता है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन जो है ये आवश्यक है थायराइड ग्लैंड के लिए। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित की जाती है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा और इसी के लिए चाहिए आयोडीन। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्राव की जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्राव की जाती है। ऑक्सिन ये प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियाज के द्वारा, पैनक्रियाज के अंदर जो अंतःस्रावी वाला पार्ट होता है, क्योंकि जो अग्नाशय है ये तो मिश्रित ग्रंथि है, तो जो अंतःस्रावी वाला भाग है इसी को हम लोग लैंगरहैंस की दूपिका बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और इनमें होते हैं बीटा सेल्स, इनमें होते हैं बीटा सेल्स। यही बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन को बनाते हैं। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, सही है, बीटा सेल्स के द्वारा। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, गलत हो जाएगा। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, सही हो जाएगा। जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन के अपर्याप्त सेवन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे ब्लड में बढ़ता रहेगा और व्यक्ति को हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनना था ना, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। बेमेल युग्म को चुनिए, मिसमैच्ड युग्म को चुनना है। एड्रेनलिन के साथ पीयूष दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित की जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी के ऊपर है, संख्या में ये 2 होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारे टेस्टिस में बनते हैं, तो ये तो सही है। टेस्टिस वृषण जो कि पुरुषों में होते हैं, ये भी संख्या में 2 होते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये महिलाओं के अंदर बनता है और अंडाशय में बनता है, अंडाशय भी संख्या में 2 है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाई जाती है, थायराइड ग्रंथि संख्या में 1 है। ये देखो कौन से ग्लैंड संख्या में कितने हैं ये भी आपको याद रखने होंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? द्वार कोशिका की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? तो ये बदल जाती है कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण, है ना। कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण जो द्वार कोशिका है, यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्या इनमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि, प्रतान हम बोलते हैं टेंड्रिल को। ये टेंड्रिल है, ये जो ऐसे इस लकड़ी पे लिपटी हुई है, ये टेंड्रिल है। तो इसकी वृद्धि जो है किसके कारण होती है, यही पूछा गया है। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। प्रकाश के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, ये सब नहीं है। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है, अवलंब हम बोलते हैं यहाँ पर सपोर्ट को। तो ये जो लकड़ी है ना, यही सपोर्ट है जिसके सहारे ये ऊपर की ओर क्लाइंब कर रही है। तो देखो एक इस प्रतान को देखो जो इससे लिपटी हुई है, एक तो वो हिस्सा है जो डायरेक्ट इस सपोर्ट के कांटेक्ट में है ना, और एक वो हिस्सा है जो आपको इधर पीछे से दिखलाया गया है। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट से दूर है वो जो कोशिकाएं होती है वो तेजी के साथ विभाजित होती है, जिसके कारण प्रतान में वृद्धि होती है। और इसी वृद्धि के कारण ये क्या है कि और अच्छे से क्लाइंब कर पाता है बिना नीचे गिरे। तो सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अवलंब के संपर्क में जो है उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन नहीं होता है। वो कोशिकाएं जो है तेजी के साथ विभाजित नहीं करती है, जो सपोर्ट से दूर है वो विभाजित करती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सी हमारा आंसर। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? जब पोलन जो है, जब ये जो पोलन है, पराग कण जो है स्टिग्मा पे पहुंचता है तो एक पोलन ट्यूब बनता है
है ना, एक पोलन ट्यूब बनता है जो धीरे 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 क्या है इस ओव्यूल के अंदर घुस जाएगी पोलन ट्यूब, पोलन नलिका। तो ये जो पोलन ट्यूब की वृद्धि है अंडाणु की तरफ, इस ओव्यूल की तरफ, ये हुआ है रसायन के कारण, है ना। यहाँ पर जो उद्दीपन है, जो स्टिमुलस है, वो है केमिकल, रसायन। तो इसे बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। जैसे आपने देखा पौधे का प्रकाश की दिशा में गति करना, प्रकाश अनुवर्तन, जड़ों की वृद्धि जमीन की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वानुवर्तन, है ना। ऐसे ही पोलन ट्यूब की वृद्धि अंडाणु की तरफ, ये होता है केमिकल के कारण, रसायन के कारण। तो इसे बोलते हैं रसो अनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? देखिए यहाँ पर सूरज नहीं, यहाँ पर सनफ्लावर होगा, ठीक है, सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। सूरजमुखी की जो गति है वो सूर्य के मार्ग के अनुसार होती है। तो ये होती है प्रकाश अनुवर्तन के कारण। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? ये होता है एब्सिसिक एसिड के कारण, ABA के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करवाता है, जिबरेलिन तनों की लंबाई में वृद्धि करवाता है, और ऑक्सिन ये कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। ये ध्यान में रखिएगा, कोशिका की लंबाई को कौन बढ़ाता है ये पूछे तो आपको आंसर ऑक्सिन देना है। तने की लंबाई को कौन बढ़ाता है तो इसका आंसर आपको देना है जिबरेलिन। कोशिका का विभाजन कौन करवाता है तो इसका आंसर देना है साइटोकाइनिन। और परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना ये है एब्सिसिक एसिड के कारण। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहां पर सही कर लेना, यहां पर कथन सही नहीं है, सवाल ये होना चाहिए। यहां पर कथन सही नहीं है, एक्चुअल में ये सवाल है यहां पर। तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है, क्या ये सही है? सही, हम लोग देख चुके हैं। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, वो पहुंचता है कहां पर? एक्सोन छोर पर, और वहां पर जाकर के रसायन का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि डेंड्राइट छोर पर ही कुछ रसायनों का उत्सर्जन हो जाता है, जबकि डेंड्राइट छोर पर नहीं, एक्सोन छोर पर ये होता है। बाकी सारी बातें जो है सेम है। अगर आप यहाँ पर एक्सोन छोर लिख दो यहाँ पर, है ना, कि एक्सोन छोर पर कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है, तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन साइनेप्स को लांघ जाते हैं, ठीक है, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सही है। इसी प्रकार से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये जो सिग्नल है या फिर जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो सारे ट्रांसमिट करते रहते हैं, जो यहाँ पे सी नंबर में दिया गया है। एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है यानी कि ट्रांसमिट करता है, बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिका तक भी संप्रेषित करता है। आप लोगों ने देखा था ना रिफ्लेक्स आर्क में, जो न्यूरॉन है वो अपना सिग्नल लेकर के, इलेक्ट्रिक सिग्नल लेकर के कहाँ पे आया था? पेशी के पास। तो हमसे सवाल यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था कि कौन सही नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सही करना, कथन सही नहीं है एक्चुअल में होगा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अनैच्छिक क्रियाओं यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस, जिन पे हमारा मर्जी नहीं चलता, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं इस पश्च मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? उल्टी, वोमिटिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग आना, क्या ये अनैच्छिक है? ये अनैच्छिक है। ठीक है, हमसे पूछा अनैच्छिक नहीं है ना, यानी ये चीज़ें जो है, जो भी कार्य है इसमें से वो आपकी मर्जी से होने वाली है। लाड़ का आना ये अनैच्छिक है, आप बुलाते हो तो लाड़ नहीं आता, जब आना होता है आ जाता है। हृदय स्पंदन, दिल का धड़कना, आपके हिसाब से दिल जो है नहीं धड़कता, चाहे आप जगो सो
कुछ भी करो दिल धड़कते ही रहता है। चर्वन यानी कि चबाना, चबाना ये आपकी मर्जी है, चबाना है तो चबाओ वरना मत चबाओ, ऐसे ही निकल जाओ। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता? जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तब आप क्या फील नहीं कर पाते हो? स्मेल को आप सेंस नहीं कर पाते हो, है ना। जो गंध होती है उसे आप नहीं पहचान पाते हो। तो इत्र और अगरबत्ती की गंध में भी भेद। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उस समय म्यूकस का स्राव जो है, म्यूकस का स्राव, श्लेष्मा, म्यूकस का जो स्राव है ये बहुत ही ज़्यादा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो स्मेल है वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक यानी कि घ्राणग्राही अंग तक नहीं पहुंच पाता है। अगर म्यूकस का स्राव जो है कम होता है, जैसे नॉर्मली जब सर्दी जुकाम नहीं है तो जो स्मेल है वो विस्तृत होकर के, डिफ्यूज होकर के इससे म्यूकस से हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है, जब सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाए तो म्यूकस इतना ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है कि जो स्मेल है वो डिफ्यूज करके हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम लोग स्मेल को सेंस नहीं कर पाते हैं। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो पहले नंबर में देखो यहाँ पर ये दिखलाया गया है कि जो प्रवाह है ये एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ होती है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? डेंड्राइट से। यहाँ देखो एक्सॉन टर्मिनल से जो सिग्नल है ये डेंड्राइट की तरफ जा रहा है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। तो ये हमारा सही है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ देखो दिखलाया गया है कि डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल और फिर दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल में जा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ के बाद क्या होना चाहिए था? डेंड्राइट होना चाहिए था। एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में साइनेप्स बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक है, गलत हो जाएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं का उपापचय का नियमन करता है, रेगुलेट करता है, तो ये सही है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का काम है, ये याद रखिएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, तो ये भी सही है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, और ग्वाइटर के लिए सिम्टम क्या है? स्वेलन नेक, है ना, स्वेलन नेक, ये एक सिम्टम है। बौनेपन का कारण है, बौनेपन का कारण है वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी, वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी। और ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। यौवन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके श्रवण के कारण होते हैं? वृषणों से यानी कि टेस्टिस से, एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन के कारण। ये तो उल्टा बोल रखा है यहाँ पर। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है और अंडाशय से एस्ट्रोजन, तो ये गलत हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन, गलत हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन के कारण, तो ये सही है। तो यौवन आरंभ में शरीर में अचानक से काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं। पुरुषों में आने के पीछे कारण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वृषण में बनता है, और लड़कियों के अंदर जो बदलाव आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, जो कि अंडाशय में बनता है। थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन, गलत हो जाएगा। एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखना। तो अगर इंसुलिन का इंजेक्शन किसी को लेना है, मतलब उसके ब्लड में शुगर जो है काफ़ी ज़्यादा है, ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा है, उसे कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी गई होगी, तो उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में है एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? यानी इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जोड़े में नहीं है ना, जो पेयर्ड नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड है। अयुग्मित यानी कि जो अनपेयर्ड है। तो एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर एक एक है, ये संख्या में 2 है, तो ये जोड़े में है। टेस्टिस जो है संख्या में 2 है, तो ये भी जोड़े में है। पिट्यूटरी संख्या में 1 ही है। अंडाशय जो है महिलाओं के अंदर संख्या में 2 है, तो
तो सी हमारा आंसर। दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, यानी ह्यूमंस के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं किसके द्वारा? तो ये होते हैं तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा, है ना, तंत्रिका, न्यूरॉन्स एंड हार्मोन्स के द्वारा। चलिए यहां पर क्या करना है कि नामकरण करना है ना, यहां पर नामकरण करना है। तो करिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और नामकरण कीजिए। इस पिक्चर को मैं आपको दिखा चुका हूं डायग्राम वाले वीडियो में भी और आज वाले वीडियो में भी। ये जो ए नंबर है यहां पर सेंसरी न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन, हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। जो बी है यह है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। जो सी है यह है मोटर न्यूरॉन, और इन सब के क्या काम है मैं आपको बता चुका हूं। और डी जो है यह है इफेक्टर, इफेक्टर जो कि है मसल, मसल इन आर्म, जो भुजा है उसकी पेशी। तो ये सारे नामकरण हैं। यहां आ जाइए, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोनों के नाम बताइए। पादप हार्मोन के नाम बताना है कोशिकाओं को लंबी होने के लिए। तो यही चीज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कोशिकाओं को लंबी होने के लिए अगर हार्मोन पूछे तो ऑक्जिन हार्मोन, ऑक्जिन हार्मोन। तने की वृद्धि के लिए बोले तो जिबर्लिन हार्मोन, जिबर्लिन हार्मोन। कोशिकाओं का विभाजन पूछे, विभाजन के लिए तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। जीर्ण पत्तियों के झड़ने के लिए तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। चित्र 7.3 में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। यहां आ जाइए, यहां बताइए। जो डी नंबर है यह है थाइमस ग्लैंड। बढ़ते उम्र के साथ यह ग्रंथि धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जो सी नंबर है यह है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जो ए नंबर में है यह है पीनियल ग्लैंड, और जो बी नंबर में है यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वाले पिक्चर में ए बी सी में कौन सा अधिक सही है और क्यों? ए में देखो तो जो ये जो प्रारोह है यानी कि जो शूट है ये प्रकाश की दिशा में ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है, जबकि जड़ें जो है ये जमीन की ओर वृद्धि कर रही है। तो ये तो सही है, यही तो होता है। ये फोटोट्रोपिज्म, ये है जियोट्रोपिज्म, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसमें देखो जो जड़ें हैं वो जमीन से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन जड़ें जो है जमीन से ऊपर की ओर जा रही है। इसमें जड़ें जमीन से नीचे की ओर जा रही है। जो ये प्रारोह है, शूट है, ये भी जमीन से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही है ये। दिखाए गए न्यूरॉन के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। ये क्या है? ये हमारा है सेल बॉडी, यानी कोशिका काय। ठीक है, देखो अगर आपके एग्जाम में आ जाए ये, तो यहां पर आप साइटोप्लाज्म मत लिखिएगा, कोशिका द्रव्य मत लिखिएगा, सेल बॉडी लिखिएगा। ऐसे ही ये जो एक्चुअल में एरो दिखलाया गया है यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर होना चाहिए, रेनवियर का नोड होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में रेनवियर का नोड नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्सोन लिख देंगे। ये तो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट या डेंड्रोन, और यह है एक्सोन टर्मिनल। उसके बाद कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए शब्दों से मिलाइए। तो घ्राणग्राही, घ्राणग्राही यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये कहाँ होंगे? सूंघने के लिए हमारे नासिका में यानी कि नाक में, तो 3 नंबर इसके साथ जाएगा। तापग्राही, थर्मो रिसेप्टर, तापग्राही यानी कि थर्मो रिसेप्टर, टेम्परेचर को सेंस करने वाले जो ग्राही होंगे ये हमारे त्वचा में होंगे, 4 नंबर इसके साथ जाएगा। रसग्राही, रसग्राही यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर, जो स्वाद का पता लगाते हैं, तो जीभ में। उसके बाद प्रकाशग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स हमारे आंखों में। यहां आ जाओ, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यौवन आरंभ पर मादाओं में दिखाई देने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो यह है एस्ट्रोजन। किस हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है? तो बौनापन होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित की जाती है। किस हार्मोन की कमी के कारण रुधिर में शर्करा स्तर अधिक हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो यह थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन।
निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। मस्तिष्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह है पिट्यूटरी, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइमों के साथ साथ हार्मोन का भी स्राव करती है? तो पैनक्रियाज जो है ये पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सारे भी स्रावित करते हैं, और पैनक्रियाज ही है जो इंसुलिन हार्मोन को भी बनाता है और ग्लूकागन हार्मोन को भी बनाता है। तो अंतःस्रावी भाग और बहिर्स्रावी भाग दोनों है पैनक्रियाज के पास, इसीलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। जो अंतःस्रावी भाग है उसे हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं। उनमें जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिका होती है, वो इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। वृक्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह एड्रीनल ग्लैंड, इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर होती है, 2 किडनी है, दोनों के ऊपर होती है, यानी कि संख्या में ये 2 होती है, जोड़ों में होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुषों में होती है लेकिन स्त्रियों में नहीं होती है? तो यह है टेस्टिस। यह टेस्टिस, ये भी संख्या में 2 होते हैं। और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो स्त्रियों में होती है लेकिन पुरुषों में नहीं होती है? तो वो है ओवरीज। तो ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये सारे बनते हैं, और टेस्टिस में बनते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा बायो का जो दूसरा चैप्टर है ये भी समाप्त होता है। नियंत्रण और समन्वय ये क्लास 10th का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, और बायो का ये सेकंड चैप्टर था। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।